हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको शायद होमवर्क दिया था, तो बच्चों ने मुझे सेंड किया है, तो ऑलमोस्ट सबका सही है। ठीक है, किसी ने कोई गलती की नहीं है, विच मीन्स कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजीली समझ में आ गया कि उसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास में हमने एक ट्रेंड लिखा था, वो एक्चुअल में ट्रेंड था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, और वहीं पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने उस ट्रेंड को एज इट इज छोड़ दिया, यानी उसको मैंने थोड़ा स्विच नहीं किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे पहले मैं उस ट्रेंड पे बात करता हूं जिसमें मैंने लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड लिया था। कौन सा ट्रेंड है देख लो एक बार। मैंने यहां पे लिखा था ना, LI B B C N O F और NE, ये मैंने लिखा हुआ था। फिर क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के फॉर्म में कि कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, तो वहां पे वो ट्रेंड एज इट इज लिखा रह गया। ठीक है, तो आज मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि भाई ये ट्रेंड, तो वो ट्रेंड एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वहां पे बार बार मैंने एक ही सेंटेंस यूज किया है कि जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी। ठीक है, तो पहली चीज कि कोई ट्रेंड हम यहाँ पे एज इट इज लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो टाइप की वैल्यू कंटेन करती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ऐसे ट्रेंड में हम उसको सेट नहीं करते। इनफैक्ट वो एक पॉइंट में वहां पे सिर्फ बोल के ही चला गया था, लेकिन आज मैं बता देता। हम इसको दो कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक लो EA जिसमें वैल्यू होती है पॉजिटिव, और एक होता है हाई EA जिसमें वैल्यू होती है नेगेटिव। तो हम उस फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो लो में कौन कौन आ जाएंगे? BE NE आ जाएगा। यानी कि ये सब क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2, इसका क्या होता है 2p3, और इसका क्या होता है 2p6। तो ये क्या हो जाता है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मेंटेन करने वाले। और अगर मैं इसकी बात करूं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो बाकी कौन कौन से आ जाएंगे? लिथियम से ज्यादा हो जाएगा, बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा, फ्लोरीन। तो एक्चुअल में ये इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका कोई ट्रेंड नहीं होता। तो बिल्कुल भी उस चीज को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि वो ट्रेंड लिखा हुआ, वो ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं था। वो सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कि जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बात थी, उसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, जहां पे मैंने ट्रेंड्स लिखवाए होंगे, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट वाला, वहां पे कुछ ऐसा साइन बना रह गया है वहां पे, लाइक मैं बता देता क्या लिखा हुआ है। वहां पे ये लिखा हुआ है B CE O फिर N फिर F फिर, तो मैंने वहां पे सिर्फ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वहां पे मैंने कोई ट्रेंड नहीं दिया था, और ये ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का है। तो इसको थोड़ा सही कर लेना। वैसे तो सही है, बट अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो उसके लिए है कि वो ट्रेंड बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम कभी भी ट्रेंड नहीं बनाते, क्योंकि देखो यहां से देखो, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, इसको भी 0 होती है, तो ये तो इक्वल हो गए ना, तो इनका कोई ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड क्या होता है? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वैल्यू पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वैल्यू नेगेटिव। अब मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था, तो एग्जैक्टली मेरे को देखो वैल्यूज मैं देख लेता, शायद वही वैल्यू होंगी, नहीं तो तुम कंपेयर कर लेना। मैंने लिया था मैंने लिया था A जिसकी वैल्यू थी +20, B जिसकी वैल्यू थी -1320, C नहीं था, X जिसकी वैल्यू थी 120, Y जिसकी वैल्यू थी -2000, और Z जिसकी वैल्यू थी 0। और ये सब किसमें थे? किलो जूल पर मोल में। शायद कुछ ऐसी ही वैल्यू मैंने ली थी और पूछा था कि अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? Y की। तो Y इज ग्रेटर देन किससे? B से। B इज ग्रेटर देन किससे? Z से, क्योंकि Z 0। ठीक है, तो अगर मैं इन तीन पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंपेयर करूं तो 0 क्या हो गया? इसके पास हो गया ना। फिर कौन आएगा? फिर आएगा आपका A, और A के बाद सबसे लास्ट में B, क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? सॉरी, X।
सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, एक्स की, तो इसका ईए सबसे कम होगा, सबसे कम ईए इसका और सबसे ज्यादा होगा वाई का। तो ये ट्रेंड था, ठीक है। वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तुम चेक कर लेना, बट जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। चल, तो आज अपन कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बताता हूं कि एडवांस जब क्वेश्चन उठाता है इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, तो वो क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। लाइक कैसे, तो देखो मैंने कल तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं बात करूं किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन डालने की और उसे ए माइनस बनाने की, यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो वो क्या हो जाती थी, Ea1। फिर मैंने बोला था कि अगर वापस से एक इलेक्ट्रॉन दो और इसको ए माइनस माइनस बनाओ तो यहाँ पे जो हो जाती थी वो हो जाती Ea2, और मैंने बोला था कि Ea1 ऑलवेज नेगेटिव होती है लेकिन Ea2 ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उसका रीजन क्या था, देखो यहां कॉन्सेप्ट को जरा सा फील करो। एक न्यूट्रल एटम में तुम्हें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है भाई, करवा दिया, कोई इश्यू नहीं है, हो गया। ए माइनस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, तो ए माइनस में चार्ज क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव। अब दो नेगेटिव को तुम्हें एक साथ कंबाइन करके रखना है तो दोनों रिपल्शन क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यानी ये प्रोसेस होनी ही नहीं चाहेगी भाई। ए माइनस है उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो वो ऐड करेगा ही नहीं, दैट्स व्हाई ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये रीजन याद रखना। अब इसके बाद अगर तुम जाओगे थर्ड की तरफ, वैसे थर्ड तक तो कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट आ भी जाए तो तुम्हें क्या है, तुम्हें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बन जाएगा A-3। अब थर्ड आ रहा है तो देखो सिंपल सी बात क्या है, अगेन वही प्रोसेस, 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 1 नेगेटिव है, ओवरऑल क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। रिपल्शन क्रिएट करने की वजह से इनको एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस को करवाने के लिए, और एनर्जी रिक्वायर्ड है मींस एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहली नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। और जो एक्सेप्शंस है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है, फील करना उसे, समझना उसे, कि अगर मैं बोलूं मैंने ए से ए को कन्वर्ट किया ए प्लस, कैसे, इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते, तो ये क्या हो गया, IE1। बट अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स करूं, A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A, तो ये बन जाती है आपकी EA, बन जाती है। तो हम नहीं बोल सकते, हम बोल सकते ना दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ। अब ये मॉड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये साइन जो है पॉजिटिव है और ये साइन जो है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे वैल्यू, मॉड का मतलब क्या होता है, वैल्यू तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि माइनस लेनी है पॉजिटिव लेनी है, ठीक। तो ये मैंने लगा दिया, यानी इक्वल हो गया ना, वरना क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, और मॉड लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ना, कैसे डिपेंड करता है कैसे नहीं करता, तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे मॉड अपने इसीलिए लगाया कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, वरना जनरली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ A इज इक्वल, सॉरी, A प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A प्लस। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई मतलब ये बहुत बड़ा यूजफुल चीज है, मतलब हमारे बहुत यूज में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ये है तो उसका रिवर्स ही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी यहाँ जो वैल्यू पॉजिटिव है वही तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर सेम प्रोसेस हो रही हो तो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि वो क्वेश्चन क्या है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेडियस और इन सबके, ठीक है, क्योंकि संडे पास है। चल क्या कॉन्सेप्ट था, हाँ, एक प्रोसेस है कि ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बनता है O-,
तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ इजी है वो नेगेटिव होता है। अब O माइनस में अगर मैं वापस इलेक्ट्रॉन डालूं तो ये हो जाता है O माइनस माइनस। यहाँ जो डेल्टा एच इजी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सेकेंड ये क्या है, डेल्टा इजी 1 है, ये 2 है, तो सेकेंड वाली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स और ये है y। अब अगर मैं बात करूं इसके सम की, तो क्वेश्चन क्या बोलता है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जेईई एडवांस में कि भाई O माइनस जब तुमने बनाया तो वैल्यू माइनस एक्स थी, O माइनस 2 बनाया तो वैल्यू प्लस वाई थी, अब इन दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था। उसका रीजन क्या है, क्यों है? देखो, जब तक हमें पता नहीं है कि y और x में कौन बड़ा है तब तक तो हम नहीं बता सकते वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं। तो एक बात याद रखना, ऑक्सीजन के लिए y इज ग्रेटर देन x, यानी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन वो एंथैल्पी होती है ना, ठीक है, वो ज्यादा होती है इससे, तो यहाँ पे ओवरऑल सम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सेम केस होता है सल्फर का, S, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, S माइनस डेल्टा Eg1 इज इक्वल टू नेगेटिव S माइनस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन S माइनस 2, डेल्टा H Eg2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इसका भी x प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव आता है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन होगा दैट y इज ग्रेटर देन x। तो ये देखो, ये जो दोनों डाटा है ये कैलकुलेटेड डाटा है। ठीक है, मैंने आज तुमको भेजा है कुछ फोटोज मैंने भेजी हैं जिसमें वैल्यूज है कंपैरिजन के लिए, वो देख लेना। बट उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है जनरली, कभी कदार कोई तुम्हारी किस्मत हुई तो आ जाएगा तुम्हारे पास, वरना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही होता है। उसमें जो एक्सेप्शन है उन्हें अच्छे से याद कर लो, उन्हें अच्छे से समझ लो, काम खत्म हो जाता है। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन सल्फर और ऑक्सीजन के लिए। अब इसे ज्यादा डेप्थ में मत जाना कि इसके अलावा और किसी का भी होता है कि नहीं होता है, जहां इंपॉर्टेंस होगी वहां मैं बता दूंगा खुद ही। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस रेडियस पे, यानी अब मैं चार एलिमेंट लूंगा और तुमको टाइम दूंगा इसी लेक्चर के बीच में। टाइम इन द सेंस कि तुमको वीडियो पॉज करके उसका आंसर खुद पहले लिख लेना होगा, अगर तुम ईमानदार हो तो, नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चल तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। यस, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के बेस पे अरेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला है बी सी ओ एंड एफ, सेकंड है एल आई एन एम जी सी ए, थर्ड है बी ई के आर बी आर ए, फोर्थ है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन, फिफ्थ है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एल्यूमिनियम। ठीक, अब एटॉमिक रेडियस में जो एक्सेप्शंस थे उनको तो याद रख सकते हो, तुम बिल्कुल याद रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, तो इस टाइप में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है अपने पास, वीडियो पॉज करो और पांचों के आंसर जल्दी से मुझे बता दो। अभी तुम सामने होते तो मैं कैसे बोलता, ओए नकल मत कर, आंसर लिख, और तुम सामने नहीं हो तो मैं क्या करूं। कर लिया होगा वीडियो पॉज, हो गया होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए अपन इसका आंसर देखते हैं क्या हो। मैंने आपको बोला पहले अरेंज कर लो पीरियोडिक टेबल में कि कहां कौन सा एलिमेंट आने वाला है। बी सी ओ एफ, इसको अरेंज करूं तो अरेंजमेंट क्या होगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एफ। क्या सेम पीरियड के एलिमेंट है? बिल्कुल है।
ये सब सेम पीरियड के, और किस पीरियड के? सेकेंड पीरियड के, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, सेम पीरियड के एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉजिक लगाना है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या बोलता है। तो ट्रेंड क्या बोलता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा बी का, फिर सी का, फिर ओ का, फिर एफ का। यहाँ पे तो कोई भी एक्सेप्शन था नहीं रेडियस में, तो सीधा सीधा आंसर हो गया बी सी ओ एफ। सेकेंड क्वेश्चन, एल आई एन ए एम जी सी ए। एल आई के नीचे आता है एन ए, ठीक है, एल आई, इसके बगल में आता है बी, इसके बगल में आता है एम जी, और इसके बगल में आता है सी। तो ये चार एलिमेंट का अरेंजमेंट है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये तो लग रहा है लेफ्ट टू राइट का, और ये लग रहा है टॉप टू बॉटम का। अब हमें देखना होता क्या है। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। अब एल आई एन ए एम जी सी, तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है। टॉप टू बॉटम वैसे भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सी ए में, क्योंकि सी ए सबसे बॉटम पे है, तो सबसे बड़ा साइज यही कंटेन कर रहा होगा, सी ए। तो पहला आंसर तुम्हारा होगा सबसे बॉटम वाला सबसे ज्यादा रेडियस कंटेन करेगा। अब इसमें और इसमें सीधा सीधा ट्रेंड क्या लग रहा है, लेफ्ट टू राइट का। तो लेफ्ट में कौन है, एन ए, एन ए का साइज बड़ा होगा एम जी से, और फिर आ जाएगा आपका देखिए सबसे छोटा साइज। तो इजी सा है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में अगर तुम एलिमेंट्स को अरेंज करना सीख गए तो तुम इसका आंसर निकालना अपने आप सीख जाओगे। मैं फिर से समझा देता, आराम से समझा देता। मैंने अरेंज किया, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई अरेंजमेंट में गलती नहीं है। एल आई के नीचे आता है एन ए, एन ए के बगल में है एम जी, एम जी के नीचे सी ए। ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम क्या बोलता है, इंक्रीजेस। तो तुम्हें नहीं लगता सबसे ज्यादा बॉटम पे ये है, तो जो सबसे ज्यादा बॉटम पे होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, सोचो ही मत। अगर इसके साथ कोई और इसके पीरियड में होता, लाइक मैं सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेता, तब यहाँ पे क्या होता, पोटेशियम सबसे बड़ा आ जाता, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का केस लग जाता। और पोटेशियम तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो सबसे बड़ा रेडियस सबसे बॉटम वाले का हो गया। अब इसमें और इन दोनों में, इनमें तो ट्रेंड लग रहा है ना लेफ्ट टू राइट का, तो लेफ्ट वाले का साइज ज्यादा बड़ा होता है राइट वाले से, तो इसमें क्या हो गया, एन ए का साइज। अब ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज बड़ा होगा ना सेकंड पीरियड वालों से, एन ए फिर एम जी सबसे कम एल आई। तो ये था तुम्हारा सेकंड आंसर। चलते हैं थर्ड की तरफ। तो दो आंसर हो गए, क्या है यहाँ पे ट्रेंड, सी ए सबसे ज्यादा, देन एन ए, देन एम जी, और देन एल आई। थर्ड क्या है, बीई के आर बी आर ए। इसको अरेंज करना, बीई एल आई के बगल में आता है एन ए के, ये अरेंज कर लिया मैंने। तो एन ए और, चलो लिख लो इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर कौन है, बीई के साथ कौन है, या। अब देखो हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, बीई है, के है, आरबी है और बी है। ये चार एलिमेंट्स हमारे पास थे भाई, बी था, ठीक है, के था, आरबी था और बी ए, सॉरी आर ए था, बी ए नहीं आर ए है हमारे पास। ये आर ए लिखा हुआ है, मैंने गलती से बी ए पढ़ लिया इसमें। तो सबसे बॉटम पे कौन है, सबसे बॉटम पे तुम्हें दिख रहा होगा कि आर ए, तो बिना सोचे समझे आंसर लिख दो, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का तो कोई ट्रेंड है ही नहीं, सब टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है। आर ए सबसे बड़ा हो गया। इन दोनों में से बॉटम पे कौन है, आरबी, सेकंड साइज किसका हो जाएगा, आरबी, फिर के और फिर बी। ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड ट्रेंड। अब जिसके आंसर सही हो रहे हैं, विच मींस कि उसको पीरियड टेबल में आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली कर सकता है। PSClO अगर मैं बात करूं तो मैं पहले लिख लेता हूं, P किसके नीचे आता है भाई, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, ऑक्सीजन, देन सल्फर, फ्लोरीन, देन क्लोरीन। ये एलिमेंट्स है। इसमें से चार एलिमेंट मैंने उठाए हैं, कौन कौन से उठाए, 1 2 3 4। अब देखो सेकेंड और थर्ड पीरियड का केस है, तो नीचे के तीन एलिमेंट तो एक साथ क्या है, पीरियड वाला ट्रेंड लगा रहा है, लेफ्ट टू राइट वाला। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यही केस है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, P का, फिर S का, फिर Cl का, और सबसे लास्ट में O का। ये साइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो
ये तो थर्ड पीरियड वाले हैं ना, तो थर्ड पीरियड वाले तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा बड़े होंगे। PSClO, तो क्या होगा, P सबसे बड़ा, फिर S, फिर Cl, फिर O लास्ट में। इसको देखते हैं, तो देखो इसमें जो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो समझ गए होगे तुम। जो सबसे बॉटम पे आ जाए उसके लिए सोचना ही नहीं। लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो सबसे बॉटम वाला सबसे बड़ा साइज कंटेन करेगा। लेफ्ट टू राइट वाले में जो सबसे लेफ्ट में उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, राइट वाले का सबसे छोटा होगा, और अगर उससे भी टॉप में कोई एलिमेंट है तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। NPBAL अरेंज करते हैं, BAL, और इसी के बगल में आती है C वाली लाइन, तो C वाला तो कोई है नहीं हमारे पास, फिर हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है। ये 4 एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड सीधा सीधा लेफ्ट टू राइट का है और टॉप टू बॉटम का भी है। तो टॉप टू बॉटम में क्या है, बॉटम वाले ज्यादा बड़े होने वाले, यानी Al और P इन दोनों से बड़े होने वाले। तो हमारा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन है, एल्यूमिनियम। फिर कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा फास्फोरस, फिर कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन थे एटॉमिक रेडियस के। अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दे देता हूँ, वो तुम सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे। और एक चीज और यार, प्लीज आप लोग ऐसा किया करो, देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, मेरे माइंड में आता है मैं लिख देता हूँ, बात खत्म हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे याद रहता है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो मेरे को क्वेश्चन भी सेंड कर दिया करो, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने क्या दिया था। मैं रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ जहां से मन हुआ, मैंने अभी तक तुम्हें जितने ही पढ़ाए हैं, जो बुक से मैंने कराए हैं वो बात अलग है, ठीक है, उसमें क्या है कि प्रॉपर वैल्यू हमें कंटेन करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वैल्यू प्रॉपर होगी तो ही आंसर प्रॉपर आएगा, लेकिन जहां पे वैल्यू से लेना देना नहीं होगा ना, जैसे मोल कंसेप्ट में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन है ना हाइपोथेटिकल उठाए, अपने मन से उठाया, उनको सॉल्व किया। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन एक बार भेज दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या दिया था क्वेश्चन। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देता, सॉल्व करना और देखना कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। पहला क्वेश्चन है, Na के Ra और G। सेकंड क्वेश्चन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। थर्ड है नाइट्रोजन, सेलुरियम, ब्रोमीन और लेड। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और जर्मेनियम। उसके बाद Be, Mg, FPr। ठीक है, 5 हो गए, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस दे देता। यहाँ पे है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, 80 एस्टाटाइन, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम और सीजियम। यहाँ पे है सोडियम, फ्रांशियम, गैलियम, इंडियम। यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, टेलुरियम, Te। यहाँ पे लास्ट है नियॉन, एर्गॉन, पोटेशियम, सल्फर। ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन से में अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इन 10 के 10 को आपको अरेंज करना है एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में। आप मुझे आंसर्स भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हटा दो इसे।
अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है ना कंपैरिजन के इतने डिफिकल्ट नहीं आते, मैंने एलिमेंट्स के पीछे बहुत गैप दिया है सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को चेक करने के लिए कि तुम्हें कितना समझ में आया। बट अगर तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कितने भी अच्छे लेवल पे पूछा जाए, वहां पे एलिमेंट्स के बीच में गैप बहुत कम होगा। यानी सेकंड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट दे दिया जाएगा, थर्ड और फोर्थ का, थर्ड से फिफ्थ का दे दिया जाएगा, 1 और 7 का नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को सोच समझ के करना, जैसे बताया है वैसे करना। पहले टॉप टू बॉटम का लॉजिक देखना, सबसे बॉटम पे कौन है, फिर लेफ्ट टू राइट का देखना, इससे तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट हम देखते हैं, अरेंज द आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। अब आयंस का मतलब क्या है, आयंस का मतलब है एलिमेंट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे और उनकी रेडियस को हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता चुका भाई, जो मेटल होता है उनकी मेटेलिक रेडियस होती है, एलिमेंट है इनकी रेडियस हमने एटॉमिक रेडियस बोल दी। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस आने वाली है वो कौन सी है, आयोनिक रेडियस, तो वो अपन कंपेयर करेंगे। तो वहां पे कुछ क्वेश्चन मैं पहले कराता हूँ आपको, और जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं वो उसको सॉल्व करो। पहला मैं लेता हूं Na प्लस Mg प्लस प्लस Al प्लस 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 C प्लस 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 प्लस। अब मैं कंडेंस करके लिखूंगा, लाइक इसको +2 लिख दूंगा, जैसे इसको मैं +2 भी लिख सकता हूँ ना सीधा, टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसको +3 लिख सकता हूँ। तो अब मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा उसमें ऐसे लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है O-2 S-2 F-1, तो -1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस लिख के छोड़ देते, जैसे आप +1 नहीं लिखेंगे। Na प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस। थर्ड क्वेश्चन है N-3 S-2 P-3 और Na प्लस। यहाँ पे है Mg+2 O-2 K प्लस और N-3। यहाँ पे है O-2 P-3 Cl माइनस, या फिर इसको अपन ले सकते हैं Br माइनस, और यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लूँ, -2 माइनस हो गया ना, B+3 सॉरी B+2। ये अपन ने ले लिए क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें आयनिक रेडियस को अपन को अरेंज करना है। हाँ भाई, तो वीडियो पॉज कर लो और जितने लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं एक बार सॉल्व करो कि आयनिक रेडियस कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए सॉल्व करें। देखो, जिसमें सारे पॉजिटिव है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी ट्रिक दूंगा, सॉल्व हो जाएगी। जिसमें सारे नेगेटिव है उसमें भी कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत कहाँ है, जब 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वाला केस आ जाए, या 4 एलिमेंट्स में 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, उनको कैसे सॉल्व करना है उस पर फोकस कर लो। Na, Mg, Al और C 4 एलिमेंट है। सबसे पहले ये 4 आयंस है, इन आयंस की पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल जगह देख लो। एक्चुअल जगह क्या है, एक्चुअल जगह क्या होती है भाई, अगर मैं अरेंज करूं तो सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो कार्बन की पोजीशन क्या है, ऊपर है, क्योंकि अगर थर्ड पीरियड का होना चाहिए था तो SI होना चाहिए था। SI तो मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं, कार्बन दिया हुआ है, तो इसमें सीधा सीधा लॉजिक क्या लगाना है, वही लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट का लॉजिक लगता है वही यहाँ पे भी लगता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। जैसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, वही केस होता है। तो और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस कम, और जितना निगेटिव चार्ज उतना रेडियस ज्यादा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो चौथा एलिमेंट है ना, वो कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब एलिमेंट सेम पीरियड में हो।
ठीक है, तब तुम ये सीधा इधर लॉजिक लगा सकते हो, जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा। ठीक है, तो ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि ये आयंस है, मैं इतना ही सोचता है एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं देखूं तो ये लॉजिक लग रहा है लेफ्ट टू राइट का, और यहाँ लग रहा है टॉप टू बॉटम का। तो टॉप टू बॉटम पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट पे डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी होती है, अगर मैं देखता तो Na की होती, फिर किसकी होती, Mg की होती, फिर किसकी होती, एल्यूमिनियम की होती, फिर कार्बन की होती। तो यही तो लॉजिक है, +2 +3 और +1। अब देख लो, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज है उसका रेडियस उतना छोटा हो गया, और जिस पे जितना कम चार्ज है पॉजिटिव, उसका रेडियस उतना बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3, फिर C+4। सिंपल था। सेकेंड में आ जाते हैं। अब ये चारों क्या है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं चारों के चारों, तो हम इसकी एक्चुअल पोजीशन देख लेते हैं। तो देखो O-2, इसके नीचे ही सल्फर -2 आएगा, उसके बगल में F-, तो इसके बगल में Cl-। अब इसमें लॉजिक क्या है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों है। ये हो गया टॉप टू बॉटम, ये हो गया लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ तो क्लियर है कि इन दोनों में ये रिलेशन है आपस में, लेकिन इन चारों का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। और रिलेशन देखना है तो और देख लो, इनका ये आपस में रिलेशन है कि नहीं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो O-2 F- से क्या है, बड़ा है, और अगर टॉप टू बॉटम देखूं तो O-2 से S-2 बड़ा है, और F- से Cl- बड़ा है। इतनी बात समझ में आई। अब इन चारों को अरेंज करना था हमें, तो दो को तो करना नहीं है, तो चारों को कैसे अरेंज करेंगे। तो देखो ये सीधी सी बात है, सबसे लेफ्ट में कौन है, S-2। ठीक है, अब Cl- और O-2, अब देखो ये क्या है, मैंने बोला जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना रेडियस बड़ा, और जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना रेडियस छोटा। नेगेटिव चार्ज है केस में, तो O-2 में तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यहाँ तो 2 माइनस चार्ज है, यहाँ 1 माइनस चार्ज है, तो O-2 बड़ा होगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। यानी जब ऐसा कंफ्यूजन आ जाए ना अपने पास, देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट था। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया ना, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले में 2 नेगेटिव चार्ज है और थर्ड पीरियड वाले में 1 नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे सॉल्व करें, सिंपल सी बात क्या है रेडियस डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। समझना इस चीज को कैसे, जैसे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं A-, फिर वही ले रहा हूं A-2, और फिर ले रहा हूं A-3। मैंने बोल दिया इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, अब 10 है तो 10 इसमें क्या है, प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। इसमें 10 तो प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। और इसमें प्रोटॉन तो 10 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। ये सीधा सीधा लॉजिक आया भाई, सब में प्रोटॉन के नंबर तो सेम है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस का कम हो रहा है और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो यहाँ सीधा सीधा लॉजिक क्या आ जाता था कि A- से बड़ा हो जाएगा A-2 और A-2 से बड़ा हो जाएगा A-3। ये सीधा लॉजिक है। अब हम जरा सा हमारे 4 एलिमेंट ले लेते हैं जो हमने उठाए थे। कौन कौन से एलिमेंट थे, मैं ऊपर का साफ कर देता क्योंकि थोड़ी जगह लगेगी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, एक था हमारा O-2, एक था हमारा S-2, एक था हमारा F- और एक था हमारा Cl-। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसमें है 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। इसका होता है 9, तो इसमें है 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। और इसका है Cl-, तो Cl- मींस 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर निकाल लिए इनमें से। अब सिंपल सी चीज क्या है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहां पे होगा, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वहां पे होगा जहां सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा। बात तो क्लियर है, लेकिन प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर भी तो बढ़ रहे हैं, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो देखो हमें कंपैरिजन करना था Cl माइनस और ऑक्सीजन को, क्योंकि ये तो कंपेयर करने के लायक है ही नहीं, वहां तो क्लियर है S-2 सबसे बड़ा है और F- सबसे छोटा है। ये तो हमारा सीधा सीधा आंसर है कि S-2 सबसे बड़ा होगा, F- सबसे छोटा होगा। कंफ्यूजन तो इन दोनों में था ना। तो मुझे एक बात बताओ, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, कहां पे ज्यादा बड़ा साइज हो सकता है, इसका या इसका? ज्यादा बड़ा साइज कहां होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ बड़ा साइज हो जाएगा। अगर तुम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखो तो टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज करता है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले से ज्यादा होगा ही होगा। तो चार्ज ज्यादा होने से रेडियस बड़ा नहीं हो जाएगा। डिपेंड ये भी करेगा ना कि वो आयन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो नॉर्मल ट्रेंड होता है ना, वही ट्रेंड फॉलो होता है एटॉमिक रेडियस वाला, यहाँ पे कोई और लॉजिक नहीं होता। माइनस प्लस ये सब चीजें, बस वो क्या है, सेम पीरियड के केस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला हुआ तो सबसे छोटा हो जाएगा, सेम पीरियड के केस में ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला हुआ तो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं F- और O-2 को कंपेयर करूं, तो अगर मैं O और F दोनों पर से चार्ज हटा दूं, O और F दोनों पर से चार्ज हटा दूं मैं, और दो कंपेयर कर रहे हैं, और F और Cl इन पे से भी चार्ज हटा दूं, तो ट्रेंड क्या बोलता है, दैट O का साइज F से बड़ा है और Cl का साइज F से बड़ा है, यही बोलता है ना। तो यहां तो ये क्लियर हो गया कि Cl और F, इसमें क्या है, F छोटा है Cl बड़ा है, और O और F में O बड़ा है F छोटा है। अब O के साथ अगर मैं यहाँ पे सल्फर ले लेता तो क्या हो जाता, तो हो जाता सल्फर बड़ा O छोटा। तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये दोनों तो हर कंडीशन में बड़े हो रहे हैं और ये दोनों छोटे हो रहे हैं ना, तो वही लॉजिक तो लगना, यानी जो थर्ड पीरियड वाले हैं वो एज इट इज बड़े निकल जाएंगे और जो सेकंड पीरियड वाले हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो इसमें कोई दूसरा ट्रेंड फॉलो नहीं होता आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस में एटॉमिक रेडियस वाला ही ट्रेंड काम करेगा। जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं। बस ये बोल दिया जाता है कि भाई जैसे एक टाइप का एलिमेंट मैंने भी लिया था A-, उसी को A-2 और A-3, वो एक ही टाइप का एलिमेंट था, उसमें 3 डिफरेंट टाइप के चार्जेस थे। तो ये मैंने जब तुम्हें आयनिक रेडियस पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है। जैसे मैंने एक कंपैरिजन वहां पे लिया था कि A+, A और A- में सबसे बड़ा A-, फिर A, फिर A+। ये मैंने तुम्हें साफ साफ लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव वाला। बट अगर बात करें इनके ट्रेंड की, तो इनका ट्रेंड कुछ अलग नहीं होता, इनका ट्रेंड वैसा ही होता है जैसे एलिमेंट्स का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S-2 सबसे बड़ा, फिर Cl-, फिर O-2 और फिर F-। ये इनका ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद कॉम्प्लिकेटेड उठा रहा हूँ, मैं खुद बड़े क्वेश्चन उठा रहा हूँ। माइनस जब आयनिक रेडियस भी कंपेयर करते हैं ना, तुम क्वेश्चन में तुम्हें भेजूंगा या तुम सॉल्व करोगे, तुम खुद देख लोगे कि सेम पीरियड या सेम ग्रुप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं जनरली। चलो इनको देखते हैं। नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस, और नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, और सोडियम की तो बात ही खत्म कर दो, सबसे छोटा होने वाला है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो कोई केस नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम आता कहां है, तो सोडियम देखो इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, Li Na। Li की लाइन में कहीं पे N-3 आ रहा होगा, और उसी के नीचे P आ रहा होगा, और उसके बगल में O है और उसके पास सल्फर है। तो ये हमने अरेंज कर लिया, सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो देखो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो ये और ये तीनों क्या है, सेम पीरियड कंटेन कर रहे हैं भाई। ये तीनों तो सेम पीरियड में ना, Na, P और S, इनमें तो कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ये Na+ है, ये P है, ये सल्फर है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि टोटल ये क्या हो रहा है। तो देखो या तो ये चेक कर लिया करो कि वो जो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज लेने के बाद वो बन क्या है। अगर Na+ चार्ज ले रहा है तो इसका मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यही बच रहे हैं ना। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, Na+ होता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बन गया नियॉन। P-3 ले रहा है, तो P-3 क्या बन गया, देखो यहां से तुम इसे देख सकते हो, ये बन गया नियॉन। P-3 क्या बन रहा है, P-3 बन रहा है फास्फोरस, सल्फर, एर्गोन, 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं इसके। और थर्ड हमने क्या लिया है, Na, N लिया है, ये बन जाता है नियॉन और ये बन जाता है एर्गोन।
देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाता है, ठीक है। दो बन रहे हैं नियॉन माइनस चार्ज लेके और दो बन रहे हैं एर्गॉन माइनस चार्ज लेके, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो नोबल गैस जैसा हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैंने तुम्हें ऑब्वियस सी बात है बता दिया था वैलेंसी के टाइम पे कि सब 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड करने के लिए निकालते या डालते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनी AR AR। अब तो सिंपल हो गया, दो का कॉन्फ़िगरेशन एर्गॉन जैसा है, दो का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा है। बट अब यहाँ तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ये और ये साइज बड़ा इक्वल हो जाएगा और ये साइज इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हम कंपेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है 18, तो इसका मतलब सबसे बड़ा होगा कौन। और फास्फोरस को देखो तो फास्फोरस में क्या हो जाता है 15 होता है एटॉमिक नंबर और 18 हो जाता है, तो यहाँ पे 15 यहाँ 16, तो साइज किसका बड़ा होगा। यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड आएगा वो क्या आएगा कि P-3 सबसे बड़ा, फिर S-2, फिर N-3 और सबसे छोटा Na+। ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इतना डीप में मैंने तुम्हें तरह तरह के लॉजिक दे दिए एक्चुअल में, तो तुम किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हो जैसे तुम्हें ये क्लियर हो पाए। और इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह मेरे पास बुक है, एक बुक में से मैं भेज दूंगा आज, जिसमें तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में भेज दूंगा बुक में से, ताकि तुम्हें श्योरिटी मिल जाएगी कैसे इसे कंपेयर किया जाता है। अब देखो Mg+2 O-2 K+N-3 पोजीशन देख लो, Li Na K, तो यहाँ है K+, ये Na+, ये Li+, फिर और क्या है हमारे पास Be Mg, तो ये हमारे पास Mg+2, और क्या हमारे पास है K हो गया, Mg हो गया ऑक्सीजन, तो N-3 और O-2 ये हो गया हमारे पास। अब सिंपल सी बात है कि सेम पीरियड में कौन है, एक तो हमने एलिमेंट कौन कौन से लिए पहले वो हम देख लेते हैं। तो हमारे एलिमेंट है एक तो ये है, एक ये है, ये है और एक ये। अब इसमें अगर तुम्हें करना है तो इसमें तुम कैसे करोगे, इसमें तुम कैसे करोगे। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, N-3 में अगर मैं काउंट करूं तो N-3 में इलेक्ट्रॉन के नंबर, चलिए तो हमें कंपेयर करना है K+, Mg+2, N-3 और O-2, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखो, ट्रेंड क्या बोलता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। बट यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए इसके, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कि जब बहुत दूर दूर में आयनिक रेडियस पूछ रहा है तब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतने बड़े इतने डिफरेंस में क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। बट इसको सॉल्व करने का तरीका मैं तुम्हें सबसे इजी अगर फॉर्मेट बताऊं ना, तो उसमें क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेक कर लो, बात खत्म हो जाती है। जैसे मैं इसमें देखो, मैं देखूं कौन सा था हमारा Mg+2 ले लूं, मैं इसको एक साथ ले लेता, O-2 ले लूं, K+ ले लूं और N-3 ले लूं। तो क्या किया करो, सिर्फ ये देख लो कि कहां क्या ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इसमें 12 प्रोटॉन है, ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखूं तो 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखूं तो 19 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखूं तो 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। ये लॉजिक हो गया। अब देखो गैप ज्यादा कहां पे आ रहा है, यहां पे देख रहा हूं तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का गैप कितना है, 2 प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये लॉजिक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, जहां पे E- चार्ज ज्यादा आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा आ रहा है, उसका रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे इजी पैटर्न में तुम्हें दे रहा, तुम ऐसे कर दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्यों, मैं रीजन बता देता। देखो 10 यहाँ पे क्या है, 7 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो रिपल्शन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा रिपल्शन है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज से रिपल्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला गया। तो सबसे
सबसे बड़ा रेडियस किसका हो गया n-3 का, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यानी O-2, फिर K+ और फिर Mg+2। तो यहां से तुम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा सही है, इसे तुम फॉलो करो और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे मैं तुम्हें और कहां दिखाऊं, हाँ बट ये है कि अगर सेम चार्ज हुए तब मत करना, ये तब करना जब तो दोनों एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। सेम चार्ज हो तो जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वही ट्रेंड लगा देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो इसमें ये हो गया, अब ये भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है यार, क्या है अरेंज करके देख लो। नाइट्रोजन के नीचे आता है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बी। तो बी तो सबसे छोटा होने वाला है, उसको साइड में कर दो। तो सबसे छोटा कौन हो गया Be+2। अब इन तीनों में से बड़ा कौन होगा, तो देखो हमारे एलिमेंट कौन कौन से है। हमारा एलिमेंट है एक तो ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस और एक ब्रोमीन। तो मैंने बोला ना कि तीनों नेगेटिव चार्ज वाले, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट मत करना, यहाँ सीधा सा ट्रेंड लगाना। तो क्या है सबसे बॉटम पे कौन है Br, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा Br- का। उससे छोटा कौन होगा P-3 और उससे छोटा कौन होगा O-2 और सबसे छोटा कौन होगा B। तो सेम चार्ज के लिए तुम सीधा इधर ट्रेंड फॉलो करना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट का। लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट है तो उसके लिए तुम क्या करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करना, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देख लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में थे, तो इसमें लगा तो ट्रेंड ही है ना भाई, नाइट्रोजन ज्यादा लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में। ठीक है, तो ये था आपका आयनिक रेडियस। तो इसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा आज सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना और जैसे बताया है वैसे ही सॉल्व करना। देखो जो लॉजिक बहुत सारे लग जाते हैं आयनिक रेडियस को कंपेयर करने के लिए। तो जो सबसे इजी था, जब कॉमन क्वेश्चन हो तो सबसे इजी वाला वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लो और देख लो कहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है या कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। जहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा वहां साइज ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और जहाँ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा दिखेगा वहां साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को क्या नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन करा दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपेयर करना सिखा दिया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने कुछ क्वेश्चंस कल कराए थे और आज स्टार्टिंग क्लास में भी करा दिया। एटॉमिक रेडियस पे आज क्वेश्चंस करा दिया, तो ओवरऑल हमने क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए। जब बहुत सारे मीन्स ये भी बहुत सारे हैं यार, आगे तो सॉल्व करोगे सब कॉन्सेप्चुअल है। क्या होंगे, चार एलिमेंट दूसरे ही तो आएंगे, क्वेश्चन तो सेम टाइप के होंगे ना। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं क्या तो बताऊं, कुछ लोगों के पास तो बुक्स होंगी ना कोई यार, जिनके पास बुक्स है वो उनको सॉल्व करो, जिनके पास नहीं है कम से कम मुझे बताया तो करो। चलो अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें मैंने तुम्हें बोला था कि सारी की सारी नॉर्मल गैस नहीं होती, तो इस कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रो ये हमारा एक्चुअल में देखें तो पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियस सी बात है आज तो ये खत्म होने से रहा, आज सिर्फ इसको डिफाइन कराऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, कल इसके बारे में यानी कल हम इसको खत्म कर लेंगे। फिर थोड़े बहुत एक दो कॉन्सेप्ट और जो सैटरडे के, आज क्या है, आज फ्राइडे, ठीक है, कल सैटरडे तक हमारा जितना हो पाएगा हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर का कुछ कॉन्सेप्ट बचेगा ज़्यादा ज़्यादा, तो इतना बड़ा टेंशन नहीं है, ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस 2 लेक्चर और मैक्स टू मैक्स, कल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन पूरा ही खत्म कर डालेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। इसके सॉल्व क्या करना है, इसमें तो सीधा इधर ट्रेंड है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था कि कोई आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अलोन, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये बोल दो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही। एक अकेला एटम था, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो और अपने अंदर ले रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सही है। बट क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, तो मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा मत सोचना, ओवरलैपिंग ये हम
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मैं इंट्रो आपको थोड़ी देर दे दूं तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटेन करने वाला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग 1 महीने बाद इस बात को सुनेंगे, मींस जो पीछे चल रहे हैं 1 महीने बाद इस लेक्चर को देखेंगे, तो जब भी देखना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम जब यहाँ पहुंचोगे उसके बाद ही से स्टार्ट करोगे। जो आज सुन रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो समझ जाएंगे कि चैप्टर क्या मायने रखता है, लेकिन जो 1 महीने बाद सुनेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तब भी तुम इसे अच्छे से सुनना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक कंटेन करता है। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क का मतलब क्या है ये तुम समझते हो, क्योंकि जेई में एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, 16 मार्क्स ये अकेले कंटेन कर सकता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। अब भाई यार देखो, एक चीज, एक रिक्वेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी चैप्टर्स में लेके मुझे मैसेज करने लगो सर मोल कंसेप्ट से कितने आते हैं, पीरियोडिक से कितने आते हैं। सब में से 1-2 क्वेश्चन का लॉजिक है, 2-2 क्वेश्चन तो सब में से बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन वो मैं आज नहीं बताऊंगा, जब टाइम रहेगा, जब रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं ऑलरेडी बता दूंगा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम है। तो प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि सर मोल में बताओ कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो जेई मैं नहीं बना रहा, उनके मूड पे डिपेंड करता है। चाहेंगे तो 1 देंगे, चाहेंगे तो 2 देंगे, चाहेंगे तो देंगे ही नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। अपना काम है पढ़ना। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के लिए मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बेसिक है। बॉन्डिंग कैसे हो रही है, 2 एटम कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तुम पूछोगे इजी है या टफ है, तो देखो मुझे तो कोई चीज टफ लगती नहीं, ठीक है। और अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं उसमें तुम्हें जो भी टफ लगा हो उसका पता नहीं, बट ये चैप्टर कैसा है जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टफ है या फिर इजी है। तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, एक एटम, आइसोलेटेड एटम अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट एक मॉलिक्यूल, तो कोई मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है 2 एटम्स के ओवरलैपिंग से। ये क्या है? ओवरलैपिंग। तो ये नाम एक बार और पहले आया था, ठीक है। ओवरलैपिंग में बता देता हूं फिर से। जैसे सिंपल सी बात है, मेरा ये हाथ है और एक ये हाथ है। अब मैं इनको लाके ऐसे रख दूं तो इनके पीछे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैं इनको लाके अगर ऐसे करके इनकी ओवरलैपिंग करा दूं, लाइक मैंने ऐसे ओवरलैप करके, ये देखो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैपिंग बीच की चीज, ये ओवरलैप हो गए एक दूसरे से। अब ये क्या बॉन्ड बन गया। तो वैसे ही 2 एटम आते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो होती है बॉन्डिंग। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें बता ही दूंगा, इसका टेंशन लेना मत। तो ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का शेयर हो जाता है यहाँ पे, यानी जो ओवरलैपिंग का पार्ट है ना, यहाँ पे दोनों के एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक और दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, यहाँ से पहले समझो। तो ये दोनों के एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस एटम के लिए मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के भी हो गए और दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ए और बी के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है, और ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है। पहली चीज ध्यान रखना, जो हम बॉन्ड बना रहे हैं इसको आयनिक मत बोल देना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन लोग शेयर करेंगे, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और तीनों अभी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है? जब ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लाइक कैसे? इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, सिंगल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है? जब ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी ये वाला जो कार्बन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए, इस वाले कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दोनों से मिलके डबल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे? जब एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये वाला भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 3 बॉन्ड बन गया। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, और दोनों एक एक के, यानी जो जिनके पीछे बॉन्ड बन रहा है दोनों उनके होते हैं। तो ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अभी जो बॉन्ड बना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने क्या बोला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी हो गए और बी के भी हो गए, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग की।
और कैसी, म्यूचुअल शेयरिंग की, और कैसी की, इक्वल शेयरिंग की। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग थी, सी और सी की म्यूचुअल शेयरिंग थी और दोनों ने इक्वल शेयरिंग की थी। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, दूसरे वाले में दो दो किया था, तीसरे वाले में तीन तीन किया था। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बी के भी हो गए और ए के भी हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, यानी क्या होती है प्रोसेस। तो उस केस में मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि एक आइसोलेटेड एटम है, वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर उसके आसपास आया, उसने खींच लिया, एक अकेला एटम। लेकिन ये बात हो रही है मॉलिक्यूल की, और कैसा मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है उसे देखो, यानी जब ये ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर पे रहेगा। सेंटर पे क्यों, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग की और दोनों का पार्ट है, तो इसका भी और उसका भी, इसलिए सेंटर पे। बट मैं बोलता हूं कि इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, जो बॉन्ड में ये पेयर बना इलेक्ट्रॉन का, यानी जो पेयर है दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड में प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, जिनकी वजह से बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का, ये दोनों जब शेयर हुए तो ये बॉन्ड बना। अब इनको भैया देखो, ये बॉन्ड बॉन्ड, अब ये यही दो इलेक्ट्रॉन है पूरे बॉन्ड में। यहाँ जो डॉट थे वो पहले था जब मैंने इसको ऐसे बनाया था, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम उसे बोलते हैं जिसके पास टेंडेंसी हो बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन, या फिर बॉन्ड में प्रेजेंट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हुआ, सिंपल सी चीज है। लाइक मैं बोलता हूं, सपोज मैं हूं, नहीं मैं नहीं हूं, कोई और है, कोई एक इंसान है पतला दुबला सा, मैंने उसके एक साइड पे खड़ा कर दिया करीब 20-22 साल का लड़का, और एक साइड पे खड़ा कर दिया मैंने 10-12 साल का लड़का। तो सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ उसको कौन अपनी तरफ खींच के लेके जाए। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 22 साल वाला लड़का खींच के ले जाएगा। तो जो 22 साल वाला लड़का है जिसने उस बीच वाले इंसान को खींचा, वो बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो 12 साल का लड़का था जो नहीं खींच पाया उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो पेयर में है, जो यहाँ बॉन्ड बना के बैठे हैं, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, जिसके पास टेंडेंसी होती है बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो गया, जिसके पास टेंडेंसी होती है बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को खिंचवाने की, ठीक है। हाँ यही होगा। तो ये थी प्रोसेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं डिफाइन करवा देता हूं। आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिंपल सी बात है, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ जो खींच ले, खींच के ये बाहर नहीं ले जाता। पहली चीज, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये बी है ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, मैं मान लेता हूं यहाँ पे बी जो हमारा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल्स ही होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये इसको खींच के नहीं ले जाएगा, बस ये यहाँ पे क्या करेगा, मैं इस वाले डायग्राम को हटा देता, ठीक है। जैसे मैं इसको पूरा बेस के फॉर्म में लेके चलता, पहले मैंने क्या बोला था, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये रहे, बॉन्ड के सेंटर में प्रेजेंट है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे थे उसको खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। और जब अपनी तरफ लेके जाएगा तो देखो एक चीज और देखो, Na और Cl की बात करूं तो Na प्लस और Cl माइनस होता है। क्यों, क्योंकि Na का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl खींच के अपनी तरफ ले जाता है, यानी पूरा का पूरा रख लेता है खुद के पास, रख लेता है ना। तो इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, उस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है। बट क्या यहाँ पे बी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से बाहर ले गया, नहीं ले गया।
उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो सेंटर में थे, उसको खींच के अपनी तरफ ले गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिर्फ अपनी तरफ खींच के ले गया। ना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर गए, ना ही अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का नहीं है, अभी भी ए का एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ठीक है, लेकिन ए के पास क्लाउड कम हो गया, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड यहाँ कम हो गया और यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे जो चार्ज इंडिकेट करते हैं ना, वो पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको हम डेल्टा से बनाते हैं, डेल्टा नेगेटिव मतलब इसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो होता है डेल्टा पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब क्या होता है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस का मतलब क्या होता है, ना ही ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ना ही कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, विच मींस ना ही तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसके पास गया है, ना ही इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसने छोड़ा है। अब यहाँ पे प्लस है, पूरा प्लस है, कोई डेल्टा नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था और इसने पूरा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन बी को दिया नहीं है और बी ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं है, सिर्फ बी ने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैं इसमें आज कुछ नहीं करा था, डेफिनेशन भी नहीं लिखवाता, कॉन्सेप्ट लिखवा के छोड़ देता हूँ। कल मैं वापस से जो लेक्चर दूंगा उसमें वापस से इस बात को उठाऊंगा और वापस से हम बेसिक से ही पढ़ेंगे। तो इस चीज को यहाँ तक समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो यार देखो प्लीज मुझे इस पे रिस्पॉन्स दे देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि सारी की सारी नोबल गैस क्यों नहीं है, तो प्लीज मुझे बता देना कि तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने बताया, क्योंकि यार मुझे लगता है मैं इतना डिटेल में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बस दो तीन स्टेप बताता था, खत्म कर देता था, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी। बट मैंने अभी तुम्हें बताया है तो तुम मुझे बता देना तुम कंफ्यूज हुए हो या तुम बिल्कुल क्लियर हो गए हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो ये था आज आपका लेक्चर और जो क्वेश्चंस मैंने कराया उन्हें क्वेश्चन देख लेना, जो होमवर्क दिया उसे सॉल्व कर लेना एंड मुझे सेंड कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओह इसको बनाना हो तो बना लेना, मैं शायद बोर्ड से हटा ही नहीं। चलिए बाकी मैं इस पर कल बात करूंगा।